Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम आ चुके हैं आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स के लास्ट चैप्टर पर और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी और एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों को ही, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हमने काफी हद तक क्लास 7 में भी पढ़ा है, उसमें और कुछ चीजें ऐड करेंगे और उसको खत्म करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक ओनली अबाउट द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम उस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं जो हम घर पर यूज करते हैं, जैसे कि एक फैन को चलाने के लिए, एक बल्ब ऑन करने के लिए, या फिर एक टॉर्च चलाने के लिए, वैसे ही आयरन चलाने के लिए, टीवी, फ्रिज, गीजर, हर चीज को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है दैट इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम घर में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो अब हमने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था क्लास 7 में, इफ यू रिमेंबर। तो 4 थे, कौन से थे? बस यही थे। कौन से? एक था इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बैटरी, देन देयर वाज मेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाज सप्लाइड बाय लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राइट। देन जनरेटर दैट इज डायनामो भी हम इसे बुलाते हैं, और सोलर सेल्स। तो हमने जब क्लास 7 में पढ़ा था तो हमने काफी डिटेल्ड डिस्कशन की थी ऑन द इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। तो कैसे एक सिंगल ड्राई सेल कैसा होता है, कैसे वो करंट फ्लो करता है, उसमें कैसे हेल्प करता है वो एक टॉर्च को लाइट होने में, तो इसके बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में वी विल फोकस ऑन द मेंस कि कैसे लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, जब वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है हमारे मेंस को, तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है। तो हमने कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है, बट हमें उनको डिटेल में डिस्कस करना है। तो इस क्लास में हम फोकस करेंगे मेंस के ऊपर। सो बेसिकली हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर ना, इससे पहले कि हम मेंस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, हमें दो चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। कौन सी है? दो तरह के करंट। कैसे करंट? एक है डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी बुलाते हैं, और एक है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी बुलाते हैं, ठीक है। तो जो हम बैटरी या फिर सेल यूज करते हैं उसमें जो करंट होता है दैट इज अ डायरेक्ट करंट, मतलब एक ऐसा करंट जो किसी भी टाइम पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो करंट चेंज नहीं होता है, तो विद टाइम ये जो करंट है दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, जैसे कि एक सेल और बैटरी में। तो इसका मतलब कि जो आपने क्लास 7th में इंफॉर्मेशन ली थी दैट वाज ऑल अबाउट द डायरेक्ट करंट, क्योंकि वहां पर हमने ड्राई सेल और बैटरीज की बात की थी। इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टरनेट, ठीक है। तो कभी ए कभी बी, कभी ए कभी बी, ऐसे ऑल्टरनेट हो रहा है। ऑल्टरनेट क्या हो रहा है? पहली चीज कि ये जो कांस्टेंट है दिस इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड कितना करंट है, 10 है, 12 है, 50 है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट। तो कितना करंट है, वो जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, और दूसरा मैग्नीट्यूड के बदलने के साथ साथ उसकी पोलैरिटी बदल रही है। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी बेसिकली मींस कि वो करंट नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। सो दैट इज द पोलैरिटी। सो से करंट इज +50 एम्पियर या -50 एम्पियर, राइट। तो ये जो करंट है दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम, विच चेंजेस विद टाइम, और ये हमें मिलता है फ्रॉम मेंस एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, राइट। तो आपको इतना सा समझ आ गया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो करंट है वो फ्लो करता है
ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मेरे पास मान लो एक सर्किट है, ठीक है, एक मैं सिंपल सा सर्किट बनाती हूँ, मैं बस उसमें की बना रही हूँ जो हमारी की होती है, राइट। तो जब ये सर्किट क्लोज होगा तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सर्किट, राइट। तो इस सर्किट में हम काफी सारी मेटेलिक वायर्स यूज करेंगे, तो उन मेटेलिक वायर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या मूव करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या फिर मोशन में है, तो हैं क्यों, तो हमें ये भी पता है कि हर एक सेटअप में वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एक होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड, ठीक है। सो एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होती है। तो इस वोल्टेज की वजह से ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो व्हाट इज इट, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पर क्या आता है, वोल्टेज जनरेट होती है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं ना, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, सो यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन of electrons and this is the direction of current, right। तो ये हमने काफी अच्छे से समझा था क्लास 7 में, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस देन। सो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो मतलब कि कैथोड से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें एनोड की तरफ लेकर जाना है तो कितना काम हुआ इस एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पर लाने को। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए। एक और चीज यहीं पर याद रखना कि चार्ज को जब भी हम डिनोट करते हैं सो वी डिनोट इट विद Q नॉट विद C, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे फॉर्मूलाज करेंगे ना तो आप बोलोगे अचानक से Q कहाँ से आ गया। सो पहले ही समझ लो कि हम चार्ज को Q से डोनेट करेंगे, राइट। सो व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ वर्क डन, एक ऐसा काम जो हमने किया है टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड, right। so that is potential difference। अब potential difference है, it is a voltage, right। so it is its unit not symbol but its unit is volt और उसका symbol है कैपिटल V। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर, क्या नाम था उनका, एलेजेंड्रो वोल्टा, इनके नाम पर ये यूनिट बनाया गया है, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज द करंट। अब हम करंट की बात करें तो करंट फ्लो कर रहा है, राइट। सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम। तो अब हमने बोला कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट। तो मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले ली, से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फिर वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन करंट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो कितने चार्जेस एक यूनिट टाइम में से कितने चार्जेस 1 सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं, सो दैट इज called as current। so the rate of flow of charges in a unit time is called as current, right। now current is the unit of current is ampere, right। और इसका सिंबल है कैपिटल A। अब वैसे ही जैसे हमने वोल्ट की बात की थी तो यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, तो इन्हीं के नाम पर हमें ये एक यूनिट मिला है,
करेक्ट, ओके। सो कमिंग ऑन नेक्स्ट इज, अब हम एक सर्किट को एज्यूम करते हैं। तो हमने सर्किट बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, हमने सिंबल्स भी सीखे थे। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं दे डिनोट द मेटेलिक वायर्स, ठीक है। ये जो एरोज हैं ये हमें बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है करंट की, राइट। दिस आर इज द रेजिस्टर, राइट, ये क्या है, रेजिस्टर है। ये व्हाट इज दिस, दिस इज की, करेक्ट। देन V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली यहां पर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। सो जो लंबी वाली लाइन है दैट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर लाइन इज नेगेटिव। और यही क्या है, दिस इज आवर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर सोर्स ऑफ करंट। तो यहीं से करंट जनरेट होगा, राइट। सो दिस I डिनोट्स करंट दैट इज फ्लोइंग, R इज द रेजिस्टर, राइट। तो रिकॉल हो गया। तो अब मान लो कि ये एक हमारा पूरा सर्किट है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है थ्रू दिस रेजिस्टर। अब हमें ये निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दिस सर्किट। कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए एक फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि कितना काम हुआ है टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, राइट, यही पढ़ा था हमने। सो चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट कर रहे हैं। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन। सो दिस मीन्स इफ आई राइट W, सो दैट इज करेक्ट, राइट। सो कैपिटल W इज कितना हमने चार्ज, मतलब कितना चार्ज मूव हुआ है, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। अब वहीं पर अगर आप करंट की बात करो, सो करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय capital I, right? So capital I is how much charge is flowing in a unit time, करेक्ट। तो अब इसको, इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो Q विल बी, ये यहाँ चला जाएगा, सो Q इज इक्वल टू IT, राइट। नाउ पुट दिस IT इन दिस इक्वेशन, तो इसको यहाँ पर डाल दो। सो W इज गोइंग टू बी ITV, और थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करें, सो वी कैन राइट इट एज VIT। So this is our work done, right? तो बेसिकली हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली है। So how much energy is flowing through this circuit? So that is this W, correct? Okay, so W is VIT, right? तो potential difference, current and कितने टाइम में, करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकाल चुके हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VIT, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो एक सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हुई है। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। सो पावर इज डिनोटेड बाय P, करेक्ट। सो P इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। तो कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, काम हुआ है, वर्क इज डन इन सम टाइम, राइट। सो इट विल बी वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो अब अगर आप रिकॉल करो तो हमने वर्क तो ये निकाला था। सो वी कैन पुट दिस W over here, so it is VIT over T. So simplify this equation, it will come out to be V into I. So power का जो formula हमारे पास आया है that is potential difference into time. So these are important to remember, क्योंकि आगे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर आएंगे। तो अगर आप फॉर्मूला ही याद नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी डेरिवेशन आपको समझ आई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे डिनोट की हमने, कैसे निकाली हमने, सो दैट इज द वर्क डन, राइट। तो कितना काम हुआ है। सो W is equal to VIT, where V is the potential difference, I is the current and T is the time. Power is VI, that is potential difference into current, right? Okay, so now coming on to the symbols, units. So power is denoted in watt, ठीक है। पावर जो होती है that is in watt, right?
पोटेंशियल डिफरेंस इज इन वोल्ट एंड करंट इज इन एम्पियर, राइट? तो समझ आ गया? All right. Now coming on to the transmission of power from power generating stations to the consumer. तो हमने पढ़े थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, राइट, जहां पर एनर्जी जनरेट की जाती थी, राइट? तो हमने पढ़ा था ना कैसे पानी गिरता है टरबाइंस पे, टरबाइंस मूव करती हैं और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो दे आर कॉल्ड एज द पावर जनरेटिंग स्टेशंस, राइट? तो इन पावर जनरेटिंग स्टेशंस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है दैट इज ऑफ वोल्टेज 11 किलो वोल्ट, और यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज इन ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? और ये जो ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज. सो इन अ सेकेंड दिस पावर बेसिकली दिस करंट कम्स फ्रॉम +50 to -50. तो बेसिकली एक सेकेंड में 100 टाइम्स ये चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, राइट? बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज नॉट डायरेक्ट करंट. अब यहाँ पर 11 किलो वोल्ट की एनर्जी जनरेट हुई. यहाँ से पावर स्टेशन से, अब देखो अगर मुझे यहाँ से घूमने जाना है, से मैं अभी बैठी हूँ केरला में, ठीक है? केरला से अगर मुझे जम्मू एंड कश्मीर घूमने जाना है तो मैं क्या करूँगी? तो मैं एक दिन में तो एक डायरेक्ट गो में तो नहीं पहुंच पाऊंगी. मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ से चलूंगी, थोड़ा आगे जाके रुकूंगी, फिर से एक स्टॉप लूंगी, फिर आगे जाऊंगी, फिर स्टॉप लूंगी, फिर आगे जाऊंगी. तो मैं ऐसे ही चलूंगी, चाहे मैं बाय ट्रेन जा रही हूँ, बाय एयर जा रही हूँ, कैसे भी जा रही हूँ, राइट? या बाय कार जा रही हूँ, तो मुझे ब्रेक्स लेके जाना पड़ेगा. तो वैसे ही जब पावर जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक ये एनर्जी पहुंचती है तो ये कुछ स्टॉप्स लेके पहुंचती है. तो सबसे पहला जो उसका सोर्स है दैट इज पावर जनरेटिंग स्टेशन. वहां से ये एनर्जी जाती है टू ग्रिड सब स्टेशंस, करेक्ट? तो ग्रिड सब स्टेशंस में ये एनर्जी जाती है टू एट 132 किलो वोल्ट. तो मतलब यहाँ पर जनरेट इतनी होती है, लेकिन जब इसको ग्रिड सब स्टेशंस को भेजना होता है तो वहाँ पर जो एनर्जी जाती है उसको हम इससे इंक्रीज कर देते हैं और 132 किलो वोल्ट बना देते हैं. क्यों? क्योंकि जब ये ट्रैवल करती है तो ट्रैवल के टाइम पर एनर्जी लॉस को बचाने के लिए इसकी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब ट्रैवल करेगी वायर्स के थ्रू तो हीट जनरेट होगी. हीट के जनरेट होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा, तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं. देन फ्रॉम ग्रिड सब स्टेशंस दिस गोज टू द मेन सब स्टेशन, राइट? कहाँ पर जाती है? मेन सब स्टेशन, करेक्ट? मेन सब स्टेशन में जब ये एनर्जी पहुंचती है सो इट इज लोअर्ड टू 33 किलो वोल्ट, राइट? अब मेन सब स्टेशन से फर्दर ये मूव करती है टू सिटी सब स्टेशंस. तो सिटी सब स्टेशंस में ये एनर्जी जाती है, जब पहुंचती है सो इट इज 11 किलो वोल्ट, right? From city substations, when it reaches consumer, so it is at 220 volt. करेक्ट? तो बेसिकली ये जो एनर्जी है इसको हम, इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो वोल्टेज है उसको हम बहुत कम कर देते हैं जब तक ये कंज्यूमर तक पहुंचती है. तो आपने अपने घरों के आसपास पोल्स देखे होंगे जहां पर ऐसे प्रॉपर बाहर स्पेस बनाया होता है, मतलब वायरिंग मेश पूरा लगाया होता है, एक तरह से फेंस होती है और वहां पर एक डेंजर का साइन बना होता है, एक स्कल होता है और नीचे 2 हड्डियां ऐसे होती हैं, एंड इट इज रिटन डेंजर 220 वोल्ट, राइट? सो दैट इज बिकॉज कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा है. सो दैट इज डेंजरस. इफ वी टच इट वी माइट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, और इतना ज्यादा दैट अ पर्सन मे डाई. तो उसके लिए वहां पर ये सिंबल बना होता है, right? So this is how energy is transmitted from power stations to the consumer. तो अभी भी ये जो एनर्जी है ना ये पोल्स तक पहुंची है, राइट? हमारे घरों के बाहर. उसके आगे क्या होता है अब हम वो देखेंगे. पोल से कैसे ये हमारे घर तक पहुंचती है. तो अगर हम पावर सप्लाई की बात करें एक घर के लिए तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ना वो पोल्स तक पहुंच चुकी है और किस वोल्ट पे है? 220 वोल्ट पर, राइट? अब यहाँ से जब ये हमारे घर तक आती हैं तो आप अगर उस केबल्स के थ्रू आती हैं, या तो केबल्स ओवरहेड होती हैं या तो वो अंडरग्राउंड होती है. तो या तो पोल्स के ऊपर ऐसे लगी होती हैं या फिर आजकल क्या है काफी सारे सिस्टम को हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं कि सब ग्राउंड के अंदर से लेकर आएंगे,
करेक्ट। तो ये जो मतलब ओवरहेड या अंडरग्राउंड वायर्स आती है, ये केबल की फॉर्म में आती है। तो अगर आप कभी इस केबल को खोल के देखो ना, तो इसमें 3 वायर्स होती हैं, राइट। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है लाइव वायर, जिसे हम फेज वायर भी बुलाते हैं, करेक्ट। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, राइट। सो सेकेंड वन इज द न्यूट्रल वायर एंड द थर्ड वन इज द अर्थ वायर। तो ये 3 तरह की वायर हमें देखने को मिलती हैं, तो ये मिलकर एक केबल बनाती है। तो अगर आप उसको खोलो तो उसमें 3 कलर की वायर होती हैं, वन इज द लाइव, सेकेंड इज न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज द अर्थ वायर, राइट। तो हमेशा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, कौन कौन सी? लाइव वायर और sorry, not live wire, so I'll write all of them, neutral wire and the earth wire. So these 2 wires, they are connected with each other और ये दोनों same voltage पे होती हैं, that is 0 volt, राइट। वहीं पर लाइव वायर जो होती है दैट इज ऑफ हाई वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट, जो यहां पर पोल से आ रहा है, करेक्ट। तो इतना समझ आ गया। तो अब अगर आप इन वायर्स को ध्यान से देखो, तो जैसा मैंने बोला था कि 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो लाइव वायर जो होती है, तो ऐसे 3 कलर्स मिलेंगे। तो अगर रेड या ब्राउन कलर होगा, सो दैट विल डिनोट रेड लाइव वायर। अगर ब्लू या ब्लैक होगा, लाइट ब्लू या ब्लैक कलर की होगी, सो दैट इज अ न्यूट्रल वायर एंड द येलो और ग्रीन वन विल बी द अर्थ वायर, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल और अर्थ वायर आपस में कनेक्टेड होती हैं एंड दे आर ऑफ द सेम वोल्टेज, दैट इज 0 वोल्ट, वेयर एज लाइव वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट और वो हाई वोल्टेज वाली होती है, दैट इज 220 वोल्ट। तो लाइव वायर का काम है सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आना हमारे अप्लायंसेस तक। न्यूट्रल वायर का काम है कि इसका एक रिटर्न पाथ बनाना, ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस जा सके, राइट। और अर्थ वायर का काम है क्या प्रोवाइड करना? कनेक्शन प्रोवाइड करना अर्थ से। अगर कहीं पर भी वायर लूज हो जाती है, ठीक है, और हम उस अप्लायंस को टच कर लेते हैं, तो मान लो अर्थ वायर नहीं होगी तो वो उस अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो वो करंट हमें लगेगा। लेकिन अर्थ वायर मेक श्योर कि दिस इज कनेक्टेड टू द अर्थ, और जो भी करंट ओवरफ्लो कर रहा है या उस अप्लायंस में आ गया है किसी वजह से, तो वो अर्थ में चला जाए, और जब हम उस अप्लायंस को टच करें तो वो करंट हमें ना लगे, ठीक है। बात समझ आ गई? सिंपल था। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक अ क्लास विद लर्नो हब स्वयं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कनेक्शन फ्रॉम पोल टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमारे पोल तक पहुंच चुकी है, दैट इज है 220 वोल्ट, राइट। अब यहाँ से जो पोल से कनेक्शन जाएगा हमारे घरों को, तो घरों में जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर एक फ्यूज होगा, एंड दिस फ्यूज इज कॉल्ड एज अ कंपनी फ्यूज, राइट। या फिर हम इसे पोल से कनेक्टेड है इसलिए हम इसे पोल फ्यूज भी बुलाते हैं। तो मान लो अगर हमें ये जो फ्यूज है, ये बेसिकली कौन लगाता है? ये लगाया जाता है बाय द कंपनी, जो कंपनी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर किसी भी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस फ्यूज के अंदर, तो ये फ्यूज जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो बेसिकली कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं करती है, करेक्ट। अब यहाँ पर पोल है, पोल से फ्यूज कनेक्टेड है, और फ्यूज के बाद यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मीटर क्या है? एक ऐसा मीटर जो ये मेजर करेगा कि आपने अपने घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, राइट। अब इलेक्ट्रिक मीटर के बाद फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज आवर मेन स्विच, ठीक है। मान लो आज आपके घर में कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिशियन आया है और उसको चाहिए कि पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जाते हैं और हम मेन स्विच को ऑफ करके आ जाते हैं। या आपने सुना होगा बोलते हुए कि आपसे तो नहीं करवाएंगे, आप बहुत छोटे हो, बट आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि मेन स्विच ऑफ कराते हैं, या जाओ मेन स्विच ऑफ करके आओ, राइट। सो दिस इज दैट मेन स्विच। अगर ये स्विच ऑफ होगा तो घर के आगे अप्लायंसेज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इस मेन स्विच के बाद आगे फिर से एक फ्यूज होता है। सो किसी भी तरह से अगर मान लो जो
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मूव कर रही है, मेन स्विच तक पहुंच रही है, वो हाई वोल्टेज की है। तो क्या होगा, तो जब ये हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फर्दर इनटू आवर हाउस, ठीक है, मेन स्विच से आगे बढ़ेगी, तो ये फ्यूज जो है ना उसकी वायर मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होते ही ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इस मेन स्विच से आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है, अब फ्यूज के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी दैट विल बी आवर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जो हमारे घर में अलग अलग रूम्स को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब रूम में क्या क्या चलेगा, फैन, लाइट, एसी, हीटर, जो भी हम यूज करेंगे, तो वहां को इलेक्ट्रिसिटी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाती है। तो पोल से यहां पर फ्यूज की तरफ, ठीक है, फ्यूज की तरफ या इलेक्ट्रिक मीटर की तरफ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होता है। अच्छा, लाइव वायर का क्या काम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे की तरफ सप्लाई कर रही है, लेकिन न्यूट्रल वायर का क्या काम है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी तो मुड़ के जाना पड़ेगा, तो वो वापस बैक फ्लो ऑफ करंट के लिए ये न्यूट्रल वायर उनको एक रास्ता देती है। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर में बैक फ्लो ऑफ करंट होता है, करेक्ट। और अर्थ वायर का क्या काम है, अर्थ वायर का काम है कि किसी की वजह से आपकी अगर इंसुलेशन डैमेज हो जाती है या फिर किसी भी तरह से आपका जो पूरा अप्लायंस का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वायर्स हैं, अगर वो फॉल्टी हो जाती हैं तो करंट जो है वो अप्लायंस में फ्लो करने लग पड़ेगा। तो जैसे ही आप अप्लायंस को टच करोगे आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, करेक्ट। तो उससे बचने के लिए, आपको बचाने के लिए एक वायर जो है वो अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज द अर्थ वायर, एंड दिस अर्थ वायर बेसिकली एब्जॉर्ब्स ऑल द ओवर एक्सेस और द ओवरफ्लो ऑफ द करंट। और ये करंट जो है जब भी आप अप्लायंस को टच करते हो तो वो करंट आपको नहीं लगता है, बट वो अर्थ में मूव कर जाता है, करेक्ट। सो दैट इज द अर्थ वायर। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम घरों में इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कमर्शियली हम मेजर करते हैं BOT में, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड, या फिर किलो वॉट आवर में। ठीक है, किलो वॉट आवर में। सो व्हाट इज दिस किलो वॉट आवर? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है, दिस इज अ यूनिट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कंज्यूम। तो मान लो आपके घर में एक फ्रिज है, ठीक है, राइट, और ये फ्रिज जो है ये 1 किलोवाट का है, और आप इस फ्रिज को 1 आवर के लिए ऑन रखते हो, तो कितनी एनर्जी इस 1 किलोवाट ऑफ फ्रिज ने यूज की 1 घंटे में? सो दैट विल बी द 1 किलोवाट आवर, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय द फ्रिज ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। सो दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। सो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज consumed when electric appliance of power 1 kilowatt is used in 1 hour। तो अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखोगे ना, तो वहां पर ऐसे पावर करके मेंशन किया होता है और उसके आगे किलोवाट में यहाँ पर कोई नंबर मेंशन करते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो 1 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? सो दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पावर क्या होती है। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अगर अब हम इसके पूरे यूनिट्स देखें, सो पावर इज इन किलो वॉट एंड टाइम इज इन आवर यहाँ पर। ठीक है, तो दिस कैन बी, अब इसको हम दिस विल बी 1 किलोवाट आवर, राइट। सो किलो को हम लिख देंगे 1000 वॉट और आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। सो दिस विल बी 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, करेक्ट। तो दिस कैन बी 36 इंटू 1 2 3 4 5,
right? And this will be now joule. So we can write 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule, right? So this is the relation between 1 kilowatt hour and joule. So this is something that you must प्रैक्टिस सॉल्विंग, और एक बार आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 बार सॉल्व करने के बाद ये आपको समझ आ जाएगा, मतलब वैल्यू ही याद हो जाएगी, हर बार नहीं करना पड़ेगा। द कमिंग अप नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे घरों में लगा होता है। तो पुराने टाइम पे ना ऐसे इलेक्ट्रिक मीटर्स होते थे, आजकल तो काफ़ी डिजिटल वाले मीटर्स चल रहे हैं जो अभी हमारे घरों में होते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज किलोवाट आवर। वाई? क्योंकि इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इन यूनिट किलोवाट आवर, क्योंकि ये किलोवाट आवर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है एक घर में उसको मेजर करता है इन किलोवाट आवर, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक मीटर को किलोवाट आवर भी बुलाते हैं। और जब इसके ऊपर रीडिंग आती है उस रीडिंग के बेसिस पर ही एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, कितनी वो पावर यूज़ करेगा पर यूनिट कितने रुपए का है उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बिल उसका आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना कि इलेक्ट्रिक मीटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कमिंग ऑन टू द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मीटर, तो एक इलेक्ट्रिक मीटर जो है ना वो उसका कुछ सेटअप कुछ ऐसा होता है, उसका मेन पार्ट होता है ये एमेचर जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, राइट? सो ये वाला पार्ट। अब होता क्या है कि जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, ठीक है, थ्रू दीज वायर्स, ठीक है। सो दिस इज अ लाइव वायर एंड दिस वन इज द न्यूट्रल वायर, राइट? इसमें रिवर्स फ्लो ऑफ करंट है और इसमें करंट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर ये एमेचर जो है ये गोल घूमना शुरू होता है, ठीक है, तो ये मूव करना शुरू करता है। अब इसकी जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स है या नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, राउंड्स हैं, उसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि वो कितना करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डायल्स हैं और ये डायल्स मेजर करते हैं कि कितनी बार ये एमेचर जो है वो मूव किया है। तो ये जो डायल्स हैं ये टोटल 5 डायल्स होते हैं। सो दिस मेजर्स इन 10,000, दिस इज थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। तो अब अगर आप देखो तो ये हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रिक मीटर है ना जिसे हम पहले यूज करते थे, विच इज दिस इलेक्ट्रिकल मीटर जो मैंने अभी आपको लास्ट यहाँ पर दिखाया था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मीटर। लेकिन आजकल जो हम मीटर्स यूज कर रहे हैं दे आर द इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, राइट? सो इलेक्ट्रिकल मीटर्स जो थे वो अच्छी तरह से नहीं मतलब देख पाते थे या मेजर नहीं कर पाते थे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक मीटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो सेटअप है या ये जो हम एक अंदर का सेटअप आपको दिखा रहे हैं, दिस इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक मीटर विच वी यूज टू यूज इन आवर अर्लियर टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 डायल्स हैं, तो अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें ना तो ये हमें अभी रीडिंग बता देंगे कि इस मीटर में कितनी रीडिंग है, ठीक है। कैसे? तो देखो ये वाला जो 10,000 वाली जो नीडल है इट इज नॉट रीच्ड 5 but it is on 4, right? So I will write 4. Now this is about to reach 9, so I will write 9. Then this has not reached 2 yet, तो हम इसको 1 लेंगे। Then this tens is on 8, so I will write 8 and units are on 0. So इसका मतलब है इस मीटर की रीडिंग है 49,180 किलोवाट, ठीक है, समझ गए? तो किलोवाट आवर, राइट? तो आप समझ गए? ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मीटर जो हम पहले यूज करते थे और अब नहीं करते हैं। तो अब इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने 2 देखे थे अपने थ्रू आउट द सर्किट। वन वाज फ्यूज, वन वाज द कंपनी फ्यूज जिसे हम पोल फ्यूज भी बुलाते थे, और एक सिंपली मेन फ्यूज, ठीक है, हमारे घर का मेन फ्यूज। ओके, सो ये जो फ्यूज है ये बेसिकली हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस की तरह है। तो इसका काम है कि
जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उसको लिमिट करना। सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हमारे घरों के अंदर, तो कई बार ना इलेक्ट्रिसिटी, अब क्योंकि बड़े सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं और काफ़ी महंगे महंगे, ठीक है, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसीज, हीटर्स, हमारे जो ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, राइट। सो these are very important equipments that we use, appliances that we use in our home, ठीक है। तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए, अपने पूरे सर्किट को सेफ गार्ड करने के लिए, दे आर विच आर कनेक्टेड टू द सर्किट, उनको सेफ गार्ड करने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। मतलब सेफ गार्ड करना क्यों है? करना इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो एक्सीड कर जाता है सर्किट में, तो एक्सीड कर जाएगा तो यहाँ पर ओवर हीटिंग हो जाएगी और ओवर हीटिंग की वजह से हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। तो उस डैमेज को बचाने के लिए, उस डैमेज से हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो हमने ये फ्यूज देखा था, एक मेन फ्यूज जो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर था हमारा मेन स्विच, ठीक है। मेन स्विच के बाद हमारा था मेन फ्यूज और मेन फ्यूज के बाद हमारा आया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, करेक्ट। तो ये जो मेन फ्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो अगर मेन स्विच से जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये जो फ्यूज है ये बेसिकली एक छोटी सी वायर होती है जो ब्रेक हो जाती है। तो ये फ्यूज कुछ ऐसा होता है, देखो ये एक पोर्सिलेन का होल्डर होता है, ऐसे मार्बल जैसी फिनिश वाला एक होल्डर होता है और उस होल्डर में यहाँ पर एक थिन सी वायर होती है जिसे हम फ्यूज वायर बुलाते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपरली ऐसे कनेक्टेड होती है। तो जब भी मतलब करंट जो है जब वो एक्सीड कर जाता है तो ये वायर ब्रेक हो जाती है और इसके ब्रेक होने की वजह से पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। तो मतलब मेन स्विच से आगे करंट फ्लो करेगा ही नहीं क्योंकि फ्यूज वायर ब्रेक हो चुकी है, करेक्ट। तो ये जो पोर्सिलेन होल्डर है इसकी ये सॉकेट होती है जिसमें जो लाइव वायर से ऐसे कनेक्टेड होती है, राइट। और ये जो सॉकेट है दिस इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड। तो आपने देखा होगा ऐसे पोर्सिलेन होल्डर्स होते हैं, लेकिन ये जो पोर्सिलेन होल्डर्स होते हैं बेसिकली ये जो फ्यूज वायर होती है ये काफ़ी शॉर्ट और थिन पीस ऑफ वायर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वायर जो है वो गर्म होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करेगी तो वायर ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी वायर है जिसका एक सेट मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर इससे ऊपर हीटिंग हुई वायर की तो ये वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगी और मेल्ट करने से ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने से इलेक्ट्रिक करंट जो है अब आगे फ्लो नहीं करेगा। तो दिस फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। एलॉय मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है, वन इज लेड एंड वन इज टिन। दोनों ही 50% होते हैं, तो 50% ऑफ लेड एंड 50% ऑफ टिन मेक्स अ फ्यूज वायर, करेक्ट। अब फ्यूज वायर का मेन पर्पस ही यही है कि अगर एक्सेसिव करंट आए तो वो वायर बर्न हो जाए और इससे हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेव हो जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई वोल्टेज मीटर है, यूजुअली ये लगा होता है हमारे एसीज के साथ, है ना, जहाँ एसी कनेक्टेड होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि उसमें वो टिक 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 साउंड आती है। तो होता क्या है, बेसिकली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ जा रही है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ जा रही है कभी कम हो रही है। सो इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी कई बार करंट एक्सीड हो जाता है विच फ्लोज थ्रू आवर वायर्स और दिस ऑल्सो डैमेजेस आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इस डैमेज से बचाने के लिए हमारा हेल्प कौन करता है? फ्यूज करता है। देन फ्यूज वायर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लाइव वायर। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने एक सीरीज सर्किट पढ़ा था कि मान लो एक ये है, एक रेजिस्टर ये है, तो एक ये है। तो यहाँ पर फ्यूज वायर
ठीक है, मान लो ये फ्यूज वायर है और ये नेक्स्ट लाइव वायर है, सो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगी तो लाइव वायर जो है ऑटोमेटिकली उससे करंट फ्लो करना आगे की तरफ बंद हो जाएगा, सर्किट वहां पर ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमारे घर के अप्लायंसेस इफेक्टिवली काम करते रहें, और अगर एक्सेसिव करंट हो या फिर वोल्टेज बढ़ जाए हमारी वायर्स में, ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिक करंट लेकर आ रही हैं, तो वो वोल्टेज जो है वो पहले ही रुक जाए, और मतलब वो करंट जो सर्किट है वो पहले ही ब्रेक हो जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक ये एक्सीडिंग इलेक्ट्रिक करंट और ये हाई वोल्टेज करंट ना पहुंचे, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फ्यूज। तो ये फ्यूज जो है ना, ये कुछ ऐसा अंदर एक वायर सी होती है, तो एक छोटी सी वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, विच इज लाइक 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे एक्सीड करेगा अगर टेम्परेचर, तो ये वायर ब्रेक हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी, करेक्ट। दूसरा, दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, ताकि अगर ज्यादा करंट हो या ज्यादा वोल्टेज हो तो ये जैसे ही फ्यूज वायर ब्रेक हो वैसे ही लाइव वायर से आगे की तरफ करंट फ्लो ना करे। नेक्स्ट इज द थिकनेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स करंट रेटिंग। तो मतलब कितना ज्यादा वो वायर जो है उसका रेटिंग है, फ्यूज वायर की रेटिंग कितनी ज्यादा है, राइट। वो से 15 एम्पियर की है या 5 एम्पियर की है, वो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो वायर कितनी लंबी है, वो डिपेंड करता है उस वायर की थिकनेस पे कि कितनी मोटी वायर है। अगर 5 एम्पियर की फ्यूज वायर है तो वो पतली होगी, अगर वो 15 एम्पियर की है तो वो थोड़ी मोटी होगी कंपैरेटिवली, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज वायर। अब ये जो फ्यूज वायर है ना, तो आपने देखा पोर्सिलेन होल्डर्स अब हमें इतने देखने को नहीं मिलते। अगर कहीं पुराने जो पहले के बने हुए घर हैं, अगर आप वहां पर जाओगे ना, आपको वहीं पर वो फ्यूज देखने को मिलेगा, वैसा वाला मतलब फ्यूज देखने को मिलेगा। अब जो फ्यूज है, अब उसमें क्या होता था कि जैसे वो वायर ब्रेक होती थी वैसे ही उसको रिप्लेस करना पड़ता था एक नए फ्यूज से, करेक्ट। लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, वो आके काम करेगा, फिर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब इन्हीं को रिप्लेस कर दिया गया है विद MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच होता है, तो आपने घर में ये देखा होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो MCB है ना, ये फॉल हो जाती है, मतलब ये नीचे की तरफ को गिर जाती है। सो दिस इज बेसिकली MCB जो है वो फॉल हो गई है या उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। तो एक ऑटोमेटिक स्विच है जो हमारे घरों में एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हाई वोल्टेज करंट के फ्लो को स्टॉप करता है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा या फिर वोल्टेज बढ़ेगी वैसे ही MCB फॉल हो जाएगी, और आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाके इसको ऊपर की तरफ उठाना है और वापस से करंट फ्लो करने लग जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है या वोल्टेज ज़्यादा है तो कई बार ये MCB जो है ये ऊपर जाती ही नहीं है, ये बार बार फॉल कर जाती है, राइट। सो दिस इज ऑटोमेटिक स्विच जो हमारे घरों में अप्लायंसेस को बचाता है फ्रॉम एक्सेसिव करंट और अ हाई वोल्टेज करंट, करेक्ट। सो आई होप इतना आपको समझ आया है। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन पोस्ट योर डाउट्स और यू कैन कम विद योर डाउट्स टू लर्नो हब स्वयं क्लास। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो आपने घरों में देखा है, ठीक है, स्कूल में, घर में आपने देखा होगा बड़े सारे स्विच लगे होते हैं। एक स्विच को ऑन करो, एक ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, दूसरे को ऑन करो फैन ऑन हो जाता है, तीसरे को ऑन करो बल्ब ऑन हो जाता है, चौथे को ऑन करो घर में तो टीवी ऑन हो जाता है, राइट। सो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए एक अलग अलग स्विच है। उस स्विच को ऑन करने से ही वो अप्लायंस आपका यूज में आता है, राइट, वो ऑन या ऑफ होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो अप्लायंसेस है ना वो एक सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो एक दूसरे से ऐसे नहीं कनेक्टेड हैं। वो कैसे कनेक्टेड हैं, एक अप्लायंस यहाँ पर है, दूसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से है। तो हर एक अप्लायंस जो है उसको यूज करने के लिए हमें किसी और अप्लायंस को ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं है, या किसी और को ऑन करने से, किसी एक ट्यूब को ऑन करने से फैन ऑन नहीं हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज सीरीज combination and this is parallel combination, correct। अब अगर हम इसको समझें तो हम एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, हमने क्लास 7 में भी किया है, बड़ा ही सिंपल है।
तो मान लेते हैं पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा है जहां पर हम दो टॉर्च के बल्ब लेते हैं, बल्ब ए एंड बल्ब बी, ठीक है, उसको हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं और साथ में ही हम एक स्विच लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगी, क्लोज का मतलब ऑन, वेरी गुड, और ओपन का मतलब ऑफ, ठीक है। तो जब मैं स्विच को, मान लो ये स्विच है, जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट के कंप्लीट होने से अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि ये जो बल्ब्स हैं वो एक के बाद एक कनेक्टेड हैं। तो जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो दोनों बल्ब, इस स्विच को ऑन करने से दोनों ही बल्ब एक साथ ग्लो करने लगेंगे। अब दूसरे केस में मैं क्या करती हूँ कि ये जो बल्ब बी था ना, इस बल्ब बी को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ, बल्ब बी तो रिमूव हुआ ही, लेकिन यहाँ पर जो वो सर्किट कंप्लीट कर रहा था ना, तो वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो गया सर्किट ब्रेक। अब मैंने स्विच तो क्लोज कर दिया है, लेकिन बल्ब ए भी ग्लो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में यहाँ पर गैप बन गया है और यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया है, इसलिए करंट आगे की तरफ फ्लो ही नहीं करेगा, तो बल्ब ए भी लाइट नहीं होगा। करेक्ट? ओके। उसके बाद एक और चीज करते हैं। अब बल्ब ए तो वैसा का वैसा है, लेकिन बल्ब बी जो हमने यूज किया है वो फ्यूज्ड बल्ब है, मतलब उसके बीच में जो फिलामेंट है ना वो ब्रेक है। करेक्ट? तो अगर हम बल्ब के अंदर की बात करें तो भी जो कनेक्शन है ना वो ऐसे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर बल्ब के बीच में भी किसी तरह से वायर ऐसे ब्रोकन है तो भी ये काम नहीं करेगा। करेक्ट? तो यहाँ पर जो स्विच है, जब आप उसको क्लोज करोगे तब बल्ब बी तो ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक फ्यूज्ड बल्ब है, उसके बीच में जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है, लेकिन बल्ब ए भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है और सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। करेक्ट? तो इसका मतलब है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सारे के सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, तो इफ वन अप्लायंस फेल्स, अनदर या फिर अदर अप्लायंस ऑटोमेटिकली फेल्स। ठीक है, फेल्स और स्विच ऑफ हो जाता है उसका। करेक्ट? अब नेक्स्ट आता है दूसरा एक कॉम्बिनेशन जिसे हम बुलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। करेक्ट? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब देखो यहां पर हमने वैसे ही दो टॉर्च के बल्ब लिए हैं, एक सेल लिया है, लेकिन दो स्विच लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों ही बल्ब को एक ऊपर है एक नीचे है और दोनों के सर्किट जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से दोनों ही कनेक्टेड हैं, तो ये वाली चीज भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और फिर यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। वैसे ही इस वाले सर्किट में भी सेम है। तो अगर मैं इस स्विच को क्लोज करती हूँ और इसको भी क्लोज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों ही बल्ब ग्लो हो रहे हैं। वहीं पर अगर मान लो मैंने ए स्विच को क्लोज कर दिया, मतलब स्विच 1 को क्लोज कर दिया और स्विच 2 को मैंने ओपन कर दिया, तो बी बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा लेकिन ए बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट जो है वो पूरा सही चल रहा है और वो सर्किट जो है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। करेक्ट? ओके। अब एक और काम कर सकते हैं, अब हम स्विच ए को ओपन कर देते हैं और स्विच 2 को हम क्लोज कर देते हैं। तो इससे ए तो बल्ब ए ग्लो नहीं होगा क्योंकि इसका सर्किट यहाँ पर ब्रेक हुआ है, लेकिन बल्ब बी जो है वो ग्लो करेगा क्योंकि इसका सर्किट पूरा कंप्लीट है। करेक्ट? अब क्या करते हैं, वही वाली सिचुएशन की अब एक बल्ब को ही फ्यूज कर दो। तो अगर ऐसे एक बल्ब फ्यूज्ड भी है तो भी हमारे दूसरे बल्ब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका एक अपना स्विच है और वो अपना ग्लो करेगा। करेक्ट? तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? उसके बाद ओके, तो दिस इज हाउ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हेल्प्स। अब आपने देखा होगा कि दिवाली पे ना हम लाइट्स लगाते हैं,
ठीक है। तो ये जो हम लाइट्स लगाते हैं ना दिवाली पे, कई बार ऐसा होता है कि एक बल्ब बीच से फ्यूज हो गया ना, पूरी की पूरी लड़ी खराब हो जाती है वो लाइटों की, राइट। ऐसा ही होता है ना, ये बोलते हैं ना लाइटों की लड़ी, तो वो खराब हो जाती है। लेकिन अब जो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जो हमारे पास जो लाइट्स आने लगी हैं ना, मतलब वो जो दिवाली वाली लाइट्स आती हैं, अब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं। तो आप देखोगे बीच में कोई एक बल्ब जो है वो नहीं काम कर रहा, लेकिन उसके सिवा सारे बल्ब काम कर रहे हैं, राइट। तो मतलब एक बल्ब के फ्यूज होने से या एक बल्ब का सर्किट ब्रेक होने से बाकी सारे लाइट्स पर, उस पूरी दिवाली लाइट्स की वो जो लड़ी है उसकी बाकी बल्ब्स पर कोई असर नहीं पड़ता। दे ग्लो इफ दे आर वर्किंग फाइन, इफ दे आर नॉट फ्यूज्ड दे विल ग्लो, right? So this is how the circuits, the household electrical circuits are made. जो appliances होते हैं वो parallel combination में होते हैं, कि अगर मैंने फ्रिज को ऑफ किया तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगी, अगर मैंने टीवी को ऑन किया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा माइक्रोवेव ओवन भी ऑन हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग अप इज द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ रूम। तो एक कमरे के अंदर, तो जैसे अब एक रूम है हमारा, एक रूम में हमारे पास बल्ब्स होते हैं, एक फैन होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीज है जो हमारे रूम्स में होती है। सो दे आर कनेक्टेड विद द लाइव वायर एज वेल एज विद द न्यूट्रल वायर। सो से 220 वोल्ट वाली एक लाइव वायर आ रही है, वो मेन स्विच से कनेक्टेड है। अब मेन स्विच से ये एक रूम में कनेक्शन जाएगा, तो हर एक, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है और ये हमारा फैन एफ है। तो ये जो लाइव वायर है ये हर एक अप्लायंस तक जा रही है। तो हर एक अप्लायंस का एक अपना स्विच है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब या फैन काम करना शुरू करेगा, ग्लो करेगा या हवा देना शुरू करेगा। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे बल्ब और हमारे जो फैन हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ग्लो करना या बल्ब ग्लो करना और फैन घूमना बंद कर देगा, करेक्ट। सो देन दे आर कनेक्टेड टू दिस न्यूट्रल वायर जो बैक फ्लो ऑफ करंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पर लाइव वायर में करंट इस तरफ जा रहा है और न्यूट्रल वायर में करंट बैक फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट साइड जा रहा है, करेक्ट। सो आई होप दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ रूम इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस। तो अब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि एक केबल होती है, उस केबल में 3 वायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक केबल है, ठीक है। इस केबल में ये 3 वायर्स हैं, राइट। तो एक वायर है लाइव वायर, एक वायर है न्यूट्रल वायर और जो तीसरी वायर है वो है अर्थ वायर, करेक्ट। तो ये जो वायर्स है ना, ये इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, हमने पढ़ा है अलग अलग कलर्स की होती हैं, करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार मान लो ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए वायर में, तो जो इसकी इंसुलेशन है ना, जैसे जो एक तरह से प्लास्टिक की कोटिंग है वो भी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ज़्यादा हीट अप हो रही है, तो हो सकता है इंसुलेशन डैमेज हो जाए, हो सकता है हाई वोल्टेज की वजह से वो डैमेज हो जाए, या फिर हो सकता है जो मटेरियल यूज़ किया हो वो इतना अच्छा ना हो और इंसुलेशन जो है वो थोड़े टाइम बाद डैमेज हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो लाइव वायर है ना, तो मान लो इसके अंदर एक वायर थी और वो लाइव वायर जो है वो आ जाती है इस टोस्टर के कांटेक्ट में। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस टोस्टर को हाथ लगाओगे वैसे ही आपको लगेगा इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। तो उसी इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाने के लिए एक अर्थ वायर का यूज किया जाता है। तो ये जो मेटेलिक आउटर केस है बॉडी का, इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, और जैसे ही लाइव वायर इस अप्लायंस के कांटेक्ट में आती है वो सारा का सारा करंट अर्थ वायर में चला जाता है, और इवन दो हम उसको टच भी करते हैं तो भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल था। नाउ कमिंग ऑन टू द पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो अप्लायंसेस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज रेटेड विद पावर एंड वोल्टेज। तो अगर आप किसी भी अप्लायंस को देखोगे तो उसमें पावर और उसमें वोल्टेज मेंशन होती है कि आप किस वोल्टेज पर उसको यूज कर सकते हो और से उसकी कितनी पावर है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक अप्लायंस है, ये है अप्लायंस ए,
ठीक है। अब ये जो अप्लायंस है इसके ऊपर वोल्टेज मेंशन्ड है 220 वोल्ट और इसके ऊपर पावर मेंशन्ड है 100 वॉट। तो इसका मतलब है कि आप इसको 220 वोल्ट पे यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई में यूज करोगे तो उस टाइम ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी एक सेकेंड में, दैट इज 100 वॉट। ठीक है, तो एक सेकेंड में 100 वॉट पावर ये यूज करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। सोचो सोचो सोचो, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, राइट, हमने पहले ही पढ़ा था। सो एनर्जी, तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है सबसे पहले। सो पावर इज इक्वल टू VI। तो इसका मतलब है कि ये जो अप्लायंस है ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब 100 जूल ऑफ एनर्जी एक सेकेंड में यूज हो रही है टू कन्वर्ट इट्स एनर्जी इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लो ये बल्ब है, तो इसका मतलब ये जो बल्ब है ये 100 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकेंड में टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इज दैट क्लियर? सिंपल है। ओके, तो हमने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू I, राइट। तो इससे हम सेफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू एन अप्लायंस वो निकाल सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू P अपॉन V, दैट इज पावर अपॉन वोल्टेज। तो हमारे पास हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में पावर और वोल्टेज स्पेसिफाइड होती है, तो उसी पावर और वोल्टेज से हम सेफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, दैट इज 220 वोल्ट, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो हम हर एक अप्लायंस का एक सेफ लिमिट निकाल सकते हैं करंट की, राइट। तो ऐसे ही जो भी आपके पास घर में जो भी यू कैन से अप्लायंस है उसका पावर और वोल्टेज देखो जो मेंशन्ड है और उससे उसकी सेफ लिमिट निकालो इलेक्ट्रिक करंट की, जो उससे फ्लो कर सकता है बिना उसको डैमेज किए। Okay, now coming on to the household consumption of electrical energy. This is very important क्योंकि इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So we know that energy is equal to power into time. ठीक है, अब एनर्जी है मेरे पास, अब मुझे पता है कि पावर मुझे मिल जाएगी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, राइट। तो मान लो मेरे पास है एक फ्रिज, राइट, और से उसकी पावर है से 5 किलो वॉट। ठीक है, ये जो फ्रिज है ये रोज 10 घंटे चलता है, ठीक है, रोज। तो मुझे एक महीने का बिल निकालना है। तो सबसे पहले कि एक दिन में ये कितनी एनर्जी यूज करेगा। सो इसकी पावर है 5 किलो वॉट, राइट। एक दिन में मैं इसको कितने घंटे चलाती हूँ? 10 घंटे। तो इसका मतलब है 50 किलो वॉट आवर एनर्जी इज यूज्ड पर डे। ठीक है, ये पर डे पर यूज हो रही है। अब ये तो पर डे की है, लेकिन मुझे ये 30 डेज के लिए मुझे ये इस पे चलाना है। सो फॉर 30 डेज कितना होगा? फॉर 30 डेज दिस एनर्जी विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट इज 1500 पर मंथ। 1500 किलो वॉट आवर पर मंथ ये एनर्जी यूज होगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब मान लो जो मेरे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है तो उसका पर यूनिट का कॉस्ट है सिर्फ 5 रुपीज। ठीक है, तो अब जो मेरा बिल है वो कितना आएगा? तो मैंने पूरे मंथ में 1500 किलो वॉट ऑफ एनर्जी किलो वॉट आवर एनर्जी यूज की है। तो जो मेरा कॉस्ट आएगा, जो बिल में कॉस्ट ऐड होगा ड्यू टू द यूज ऑफ दिस फ्रिज, सो इट विल बी 1500, मतलब जो एनर्जी मैंने यूज की है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स मैंने बोला था? 5 रुपीज पर यूनिट, राइट। तो मेरा बिल कितना आएगा बताओ? मेरा बिल आएगा 7500 जस्ट विद द यूज ऑफ दिस फ्रिज। बाकी अप्लायंसेस का तो अलग है, लेकिन इस फ्रिज की वजह से मेरा जो बिल है वो आएगा कितना? 7500 रुपीज पर मंथ।
राइट। सो आई होप इतना आपको समझ आया है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी इसके ऊपर। सो हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज करते हैं, हमारे बहुत सारे फायदे हैं, हमारे अप्लायंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमें काफी रिलीफ भी मिलता है। गर्मी है तो फैन लगा लो, एसी लगा लो, सर्दी है तो हीटर लगा लो, राइट। लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही हैजर्ड्स भी हैं। कैसे? अब मान लो कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो और एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ यूज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो घर का जो सर्किट है उसमें ओवरलोडिंग हो जाती है, राइट। तो करंट ज्यादा डिमांड करेगा हमारा सर्किट और ज्यादा करंट आएगा तो उस करंट की ओवरलोडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। एंड दीज शॉर्ट सर्किट्स इवन लीड्स टू फायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फायर, और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। दूसरा कि अगर जो हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो वायर्स हैं उनकी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, बेसिकली पुअर इंसुलेशन की वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। लाइव वायर जो है हमारे गैजेट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, या फिर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाती है, एक्सेस ऑफ करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ड्यू टू ओवरलोडिंग हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं एंड इवन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फायर का डर बना रहता है। अब हो सकता है कि कई बार हम किसी एक ऐसे अप्लायंस के कांटेक्ट में आ जाएं जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अब अप्लायंस की बॉडी में फ्लो करना शुरू कर गया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है ना, ये पर्सन, अगर कोई भी इंसान उसके कांटेक्ट में आता है या लाइव वायर के कांटेक्ट में आता है तो उसको, मतलब मान लो अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो जैसे ही आप अप्लायंस को टच करोगे आपको शॉक लगेगा। हो सकता है आप डायरेक्ट लाइव वायर के कांटेक्ट में आ जाओ तो भी आपको शॉक लगेगा, और कई बार ये शॉक इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं दैट दिस इवन लीड्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। कमिंग अप नेक्स्ट इज फ्रॉम अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12.0 volt, right? So this is the potential difference and the current is 2 ampere. So this is I flows through a wire in 30 minutes. So find the electrical energy supplied by the battery and the power spent. तो इसका मतलब है जो हमें दिया है that is potential difference is equal to 12 volt and current is equal to 2 ampere. राइट, और टाइम हमें दिया है 30 मिनट्स। नाउ मिनट्स वोंट वर्क, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सेकेंड्स। सो एक मिनट में, ठीक है, देयर आर 30 मिनट्स और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, सो इट विल कम आउट टू बी 1800 सेकेंड्स, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा टाइम। अब सबसे पहले हमें निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू, तो बेसिकली W इज इक्वल टू VI T. So what is V? V is 12. What is I is 2. And what is T? Time is 1800. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, करो इसको सॉल्व। सो 24 into 1800. So what will be 24 into 1800? जल्दी से बताओ। So it will be 43200. And what is this? Because this is energy. So energy is in joule, right? So this much energy. And now coming on to the power spent. So power is equal to V into I. So what is V? V is 12 and I is this. So it will be equal to 24 watt. राइट, तो मुझे बताना आपका सेम आंसर आया है या नहीं आया है, और कहीं भी डाउट आया है तो लर्नो हब स्वयं पे क्लास बुक कर लेना ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ ये बताने में कि कैसे ये आया है। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप लर्नो हब स्वयं क्लास में भी आ सकते हो। सो नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1.5 kilowatt and 220 volts. So this is the power, right, and this is the voltage. Find the safe current which can flow through it. तो safe current कैसे find करते हैं, जल्दी से बताओ कैसे करते हैं। तो we just have to apply the formula that is P is equal to VI. तो यहाँ से I will be the safe current, that is P upon V. So power is 1.5
दैट इज किलोवाट, राइट? सो इट इज किलोवाट। तो इस किलोवाट को सबसे पहले हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी इनटू 1000, राइट? सो इट विल बी 1000 अपॉन 10, सो कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 1500 वॉट, राइट? तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी। सो 220 वोल्ट, राइट? सो इट विल बी 1500 ओवर 220, तो ये आ जाएगा मेरा सेफ करंट। तो ये कितना आएगा? 6.8 एम्पियर विल बी माई सेफ करंट यहाँ पर, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैन अ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर बी यूज्ड? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। देखो, जब सेफ करंट 6.8 एम्पियर है, तो अगर हम उससे कम रेटिंग वाला फ्यूज यूज करेंगे तो जैसे ही 5 एम्पियर तक करंट पहुंचेगा वैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो हम जो यहाँ पर फ्यूज यूज करेंगे वो 6.8 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट मस्ट बी द रेटिंग ऑफ द फ्यूज? तो फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? करंट रेटिंग। सो फ्यूज की जो करंट रेटिंग है दैट कैन बी 7 एम्पियर। सो दिस विल बी द फ्यूज की current rating, right? So I hope this question is clear. कोई भी doubt हो please ask it on ask question section, or you can book your class with LearnerHub Swayam. Coming on to the next question, in a premises 5 bulbs of 100 watt, 2 fans of 60 watt and 2 ACs each of 1.5 kilowatt are used फॉर 5 hours पर डे। तो 5 घंटे के लिए ये अप्लायंसेस यूज होते हैं। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड पर डे। तो देखो, एक दिन में कितने बल्ब्स हैं? 5 बल्ब्स हैं जिनकी पावर है पर हर एक की पावर है 100 वॉट, राइट? तो मतलब एक दिन में जो टोटल पावर बल्ब यूज कर रहे हैं दैट इज 500 वॉट, राइट? दूसरे हैं 2 फैंस, ठीक है? तो हर एक फैन की जो पावर है दैट इज 60, राइट? सो 2 into 60 इज इक्वल टू 120 वॉट। उसके बाद कितने एसीज? 2 एसी यूज हो रहे हैं और इनकी एक की पावर है 1.5 किलो वॉट। तो 2 एसी कितनी पावर यूज करेंगे? दैट इज 2 into 1.5, दैट इज 3, और ये किलो है, ठीक है? तो दैट इज 3 वॉट, या फिर आई कैन राइट इट एज 3000 वॉट, ठीक है? 3 किलो वॉट या 3000 वॉट, करेक्ट? तो ये हो गई हमारी टोटल जो पावर कंज्यूम हो रही है। तो इसका मतलब जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है, consumed per day, is the total of all these, right? So it will be 3000 plus 500 plus 120, so it is 35, 36, 3620 watt, right? So this is the answer of A. तो इसका आंसर क्या आया? 3620 watt. Now the total power consumed in 30 days. तो 30 days में कितनी होगी? बताओ जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। So for 30 days, एक दिन में इतनी हो रही है। So for B में for 30 days the power consumed will be 30 multiplied by 3620, right? So it will be equal to how much? जल्दी से निकालो, कितना होगा ये? So it will be equal to 362 and 3. So 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 00, right? So this much power will be used. तो ये बहुत ही बड़ा सा नंबर लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जब हम इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, so 1 2 3, so I will write 108.6 kilowatt. So this is the answer for B, right? So kilowatt, right? अब इसका थर्ड पार्ट है, okay, so this is C and this is D. So C says the total energy consumed in 30 days. तो 30 days में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा? तो C का ऑप्शन है, ठीक है? तो हमें निकालनी है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू जितनी पावर यूज की है इन
कितने घंटे के लिए? विद टाइम। सो पावर थी 108.6 इंटू 5, राइट? सो दिस कम्स 543 किलो वॉट आवर। इज दैट करेक्ट? तो यहां पर आंसर जो आएगा दैट इज 543 किलो वॉट आवर। नाउ coming to our last part, that is the cost of electricity at the rate of 6.25 per unit. तो 6.25 पर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी? तो देखो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है? इतनी हुई है, राइट? तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कितने यूनिट्स यूज हुए हैं? इतने, राइट? सो मल्टीप्लाई दिस विद 6.25 पर यूनिट एंड दैट विल बी योर आंसर। लेकिन ये आंसर आप मुझे बताओगे इन चैट बॉक्स, और यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है? तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल like solve the numericals। तो आपके पास हर एक चीज है। रिमेंबर इफ एनर्जी इज गिवन इन किलोवाट, जैसे यहाँ पर पावर किलोवाट में थी, तो मेक श्योर दैट जब आप इन सब को ऐड करो टोटल एनर्जी, टोटल पावर निकालने के लिए, तो आपके जो यूनिट्स हों वो सेम हो। अलग अलग यूनिट्स को आप कभी भी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते। सो यूनिट्स शुड बी सेम। तो हम लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर से हम यही बात करते आ रहे हैं कि यूनिट्स सेम होने चाहिए। Okay, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts from household electricity. So I will see you next time. Till then you all take care, and as you all know, Learno हम मतलब free है पर best है।